चलिए, तो आज हम लोग जो है 12 ज्योतिर्लिंग का जो कंसेप्ट है उसको आज समझेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ने जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया था, और फिजिक्स में देखेंगे कि कैसे जो है वो सिमिलरिटीज जो है एनर्जी का कंसेप्ट बन पा रहा है, उसको भी हम लोग समझेंगे। और जो शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, उन सभी ज्योतिर्लिंग का जो एनर्जी का जो स्तर है, लेवल है, वो अलग अलग है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फिजिक्स में एक कंसेप्ट है साइक्लोट्रॉन का, साइक्लोट्रॉन, इसको देखेंगे। दुनिया में आज होड़ मची है एनर्जी का, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को एक्सीलरेट करता है। दैट मीन्स ए एनर्जी को बढ़ाने का डिवाइस है, क्योंकि चार्ज एक्सीलरेट कब होगा? जब एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो किस प्रकार से फंक्शन करता है, हम लोग दोनों कंसेप्ट को, जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो 12 ज्योतिर्लिंग का जो कंसेप्ट है उसे, और ए साइक्लोट्रॉन का जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग समझेंगे। और जो साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट है वो लीनियर एक्सीलरेटिंग डिवाइस के कंसेप्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि लीनियर एक्सीलरेटिंग डिवाइस में जो है कई सारे सिलेंडर को जो है काट कर इस प्रकार से अरेंज, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, इस प्रकार से अरेंज किया गया कि फेज स्टेबिलिटी बना रहे। और फेज स्टेबिलिटी को बनाकर जो है जितने बार चार्ज पार्टिकल गैप से होकर गुजरता था उतनी बार एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाती थी। उसी कंसेप्ट को साइक्लोट्रॉन में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले एक बार लीनियर एक्सीलरेटिंग डिवाइस के कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक सिलेंडर हमने कंसीडर किया है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो दूसरा सिलेंडर भी जो हम कंसीडर करेंगे उतने ही क्रॉस सेक्शनल एरिया का कंसीडर करेंगे, लेकिन फेज स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगले सिलेंडर की जो साइज होगी वो इससे बड़ा रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे हम आयंस के रूप में देखेंगे, तो इस सिलेंडर को आरएफ फील्ड से कनेक्ट किया जाता है। और इस प्रकार से होगा कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे उस समय माइनस की तरह सिलेंडर काम करेगा, क्योंकि ऑसिलेटरी फील्ड होता है आरएफ फील्ड। तो हाफ साइकिल पॉजिटिव होगा तो अगला हाफ साइकिल जो होगा नेगेटिव के इक्वल होगा। तो जैसे हाफ साइकिल पॉजिटिव के दरमियान ए नेगेटिव की तरह वर्क कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो उस समय ए पॉजिटिव की तरह वर्क करेगा। तो क्या होगा कि इस चार्ज को ये नेगेटिव सिलेंडर उस अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, और चार्ज की जो है गति, चार्ज इस सिलेंडर के अंदर इंटर कर जाएगा। और तब तक उसको बाहर नहीं निकलना है जब तक कि पोलरिटी बदल ना जाए। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा उस समय नेगेटिव हाफ शुरू हो जाए, तब यह पॉजिटिव में बदल जाएगा और ये नेगेटिव में बदल जाएगा। अब पॉजिटिव को रिपल्सन शुरू कर देगा इधर की तरफ, और ये नेगेटिव जो है उसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो इस गैप में जो है एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके कंपेरिजन, जिस गति से चार्ज पार्टिकल इस सिलेंडर में था उसके कंपेरिजन अब इस सिलेंडर में जब चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो उसकी गति ज़्यादा होगी। और ज़्यादा होगी तो अगर इतना ही साइज का सिलेंडर चूज करते तो ये नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही चार्ज पार्टिकल इससे बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो उस समय जो है अब एक्सीलरेशन के बजाय डी एक्सीलरेशन की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, इसको बाहर निकलना है और उस समय नेगेटिव बना है, तो क्या करेगा? उल्टा बैक खींचना शुरू कर देगा, जाने से रोकेगा। तो इसलिए इस कंसेप्ट में फेज स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। और जितने बार गैप से होकर, सिलेंडर के बीच के गैप से होकर चार्ज पार्टिकल जाएगा उतनी बार एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसी कंसेप्ट पे तुर्की में जो एक लैब 5 किलोमीटर लंबा लैब बनाया गया था, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा जो है सिलेंडर की आवश्यकता होगी। और इसमें समस्या था कि
फेज स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए जो सिलेंडर है उसका साइज प्रॉपर रूप से काटना और अरेंज करना ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क था। तो इसको दूर करने के लिए एक डिवाइस का निर्माण किया गया साइक्लोट्रॉन, और यह डिवाइस जो है लॉरेंस फोर्स के कंसेप्ट पे काम करेगा, लेकिन इसमें भी फेज स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो साइक्लोट्रॉन का जो कंस्ट्रक्शन होता है, दो डिस्क मेटल का जो है दो डिस्क कंसीडर किया जाता है। चलिए हमने एक डिस्क कंसीडर किया और ये दूसरा डिस्क है। दोनों डिस्क के बीच में हम कहते हैं गैप है, और इसके अराउंड, इस डिस्क के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक आवरण कंसीडर कर लिया जाएगा, और फिर इसके बाद जो है वैक्यूम चेम्बर में इसको रख देते हैं। ये रीजन जो है एक ऐसा रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। और इसके बाहर में हम कहते हैं कि एक रीजन होगा जो कि वैक्यूम चेम्बर की तरह होगा। इसको मान लेते हैं, चलिए हमारा रीजन है जो वैक्यूम चेम्बर है, वैक्यूम चेम्बर है, वैक्यूम चेम्बर है। तो जो भी चार्ज पार्टिकल्स होगा, अब चूंकि इस डिस्क में एक्सिलरेट होकर बाहर निकलेगा तो काफ़ी उसकी गति होगी, और उसको हम किसी टारगेट के थ्रू इसको एब्जॉर्व करा लेते हैं चार्ज पार्टिकल की, तो उसकी एनर्जी जो है एब्जॉर्व हो जाएगी। जैसे हम एक्सरे की कंसेप्ट को कहें तो एक्सरे का कंसेप्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सिलरेटेड मोशन करता है, एक्सिलरेटेड मोशन करेगा तो उसके पास एनर्जी होगी, और वो जाकर जब टकराएगा टारगेट से तो पूरे के पूरे काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा, और वो एनर्जी जो है लाइट के रूप में जो है मिलता है, और उस एक्सरे का हम लोग प्रयोग करते हैं फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में। तो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जाकर टकराते हैं। तो देखिए अब इस डिस्क को हम कहते हैं कि इसके सेंटर में मान लेते हैं कोई आयंस हैं, आयन हम चार्ज आयंस यहाँ पे हमने रख दिया है, मान लेते हैं कोई भी चार्ज प्लस क्यू हो या माइनस क्यू है। अब इस डिस्क को जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट कर देते हैं, आरएफ फील्ड से हम कनेक्ट कर देते हैं। आरएफ फील्ड जो होता है वह ऑसिलेटरी फील्ड होता है, अल्टरनेटिंग की तरह, हाफ साइकिल पॉजिटिव और अगला हाफ साइकिल क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इन दोनों डिस्क के बीच का जो रीजन है, इस रीजन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इसको कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो है दोनों डिस्क के बीच का जो रीजन है उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब देखते हैं कंसेप्ट कैसे साइक्लोट्रॉन जो इसका प्रिंसिपल यदि कहा जाए, सिद्धांत कहा जाए कि किस सिद्धांत पे वर्क कर रहा है, तो मैथमेटिकल यदि हम देखेंगे तो लॉरेंस फोर्स का कंसेप्ट है। लॉरेंस फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि मूव करता है दैट मीन्स उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करता है, और नेट रिजल्टेंट फोर्स की बात आएगी तो यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों की मौजूदगी है। और ऐसे कंडीशन में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो उस फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉरेंस फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जो लॉरेंस फोर्स होता है F इजिकल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स क्यू भी क्रॉस बी। तो ये हमें लॉरेंस फोर्स, इसी पे साइक्लोट्रॉन वर्क करेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल में कहें तो मेनली जो है हम लोग देखेंगे कि जो फेज स्टेबिलिटी, क्योंकि जब तक फेज स्टेबिलिटी को अचीव नहीं किया जाएगा तो एक्सेलरेशन के बजाय डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा। तो यदि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना है, सतत एक्सेलरेट कराना है, तो हमें फेज स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में 12 ज्योतिर्लिंग को यदि हमें देखना है तो फेज स्टेबिलिटी का मेंटेनेंस जरूरी है।
अन्यथा जो है वह एनर्जी हमें फ़ायदा के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। और हर देखिएगा जितने भी अगर हम कहें कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है तो सेंटर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे घृणेश्वर, फिर वैजनाथ धाम, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ, मल्लिका अर्जुन, सोमनाथ, रामेश्वरम एंड केदारनाथ। ये हमारे जो कुछ ज्योतिर्लिंग का जो नाम यहाँ पे हमने दर्शाया है। तो देखिए कि हर एक ज्योतिर्लिंग की जो कंसेप्ट है, जो एनर्जी है, वो दूसरे से डिफर है। और यहाँ भी एकदम बारीकी से यदि कि थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो हमें वो एनर्जी हानि भी पहुंचा सकती है। जिस प्रकार से साइक्लोट्रॉन में एक्सीलरेशन के बजाय डी एक्सीलरेशन भी संभव हो सकता है यदि फेज स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं किया जाए तो ठीक उसी प्रकार से इन ज्योतिर्लिंग में भी अगर हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से नहीं यूज करेंगे तो वो हानि भी हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने इस RF फील्ड से कनेक्ट किया है। अब मान लेते हैं कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, फेज स्टेबिलिटी हम लोग देखेंगे दोनों हाफ साइकिल में, तो उस समय हम सपोज करते हैं कि यह चार्ज पार्ट, यह डिस्क जो है पॉजिटिव है और यह डिस्क जो है नेगेटिव है। कब? जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं तब। तो क्या होगा, अब चूंकि यह पॉजिटिव डिस्क है और चार्ज पार्टिकल जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल पे रिपल्सन होगा तो अब ये फोर्स के कारण चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मोशन करेगा। और चूंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की एग्जिस्टेंस है तो उसका मोशन जो होगा सर्कुलर स्टार्ट होगा। तो यह चार्ज पार्टिकल डिस्क में इंटर कर जाएगा, सर्कुलरली करेगा। लेकिन यह ध्यान रहे कि तब तक यह चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं इस डिस्क को D1 और इस डिस्क को मान लेते हैं D2। दोनों हमारा मेटल का क्या है, डिस्क है, मेटल डिस्क है D1 एंड D2। अब ये फेज स्टेबिलिटी की बात हमने यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं कि ये चार्ज पार्टिकल D2 में इस हाफ साइकिल कंप्लीट होने से पहले यदि बाहर निकल जाएगा तो चार्ज पार्टिकल हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो जब बाहर निकल रहा है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आ रहा है उस समय ये D2 नेगेटिव है। तो क्या करेगा, क्या इस चार्ज पार्टिकल को बाहर निकलने देगा? प्लस को माइनस अट्रैक्ट करता है तो इसकी गति को तो कम करेगा, अपने तरफ खींचेगा। अच्छा एक बात और है, यह D1 जो है वह उस समय पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल कर देगा, तो यह भी आने नहीं देगा। तो अब तो उसकी गति जो पहले से भी कुछ गति थी वो और गति कम हो जाएगा, फायदा के बजाय लॉस हो जाएगा। और वहीं यदि प्रॉपर तरीके से कहा जाए कि यही जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल जो है RF फील्ड जो है अपना हाफ साइकिल कंप्लीट कर दूसरा हाफ साइकिल स्टार्ट करता है तो उस समय इस पोलैरिटीज में चेंज होगा, क्योंकि अब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगा तो D1 डिस्क जो है अब नेगेटिव की तरह काम करेगा और D2 डिस्क जो है वो पॉजिटिव की तरह काम करने लगेगा। और उस समय अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है तो ये पॉजिटिव में बदल चुका है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव को रिपल्सन क्रिएट करेगा। तो इसकी गति को, जैसे मालूम ऐसा हो कि कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसको कोई दूसरा व्यक्ति आए और पीछे से धक्का दे दे तो उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वैसे स्थिति यहाँ बनेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज था और ये पॉजिटिव में बदल गया, तो जैसे ही बदला तो पॉजिटिव को रिपल्सन किया, तो इसका मतलब इसकी गति बढ़ी। और इधर भी वही सिचुएशन हुआ, चूंकि अब ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव में D1 चेंज हो चुका है और चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो यह नेगेटिव उसको अपने तरफ खींच लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस गैप में चार्ज पार्टिकल की जो है गति बढ़ गई। अगर गति बढ़ गई तो फिर जब यह इंटर करेगा D1 में, तो यदि हम उतना ही रेडियस का
जिस रेडियस का D2 में था उतना ही रेडियस से इसमें मूव कराएंगे या चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो फिर से हमारा फेज स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। फिर जो भी गति बढ़ा था इस डिस्क में उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे? अभी ये नेगेटिव था, चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया पॉजिटिव, तो क्या यह नेगेटिव इसको जाने देगा? क्या नहीं जाने देगा, खींच कर रखेगा, तो उसकी गति को कम कर देगा। और उस टाइम यह D2 क्या है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव को और रिपेल कर देगा, तो इसको इधर आने से रोक दिया। यानी इस सेकेंड टाइम इस गैप में जो है उसकी जो है स्पीड या एक्सीलरेशन की बात करें, वो एक्सीलरेशन के बजाय डी एक्सीलरेशन हो गया। तो इसी प्रकार से हर ज्योतिर्लिंग में भी हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, और अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं फेज स्टेबिलिटी, तो वहाँ भी क्या होगा, लॉसेज हो जाएगा, फायदा के बजाय नुकसान हो जाएगा। अब देखते हैं, अब जैसे ही यह हाफ साइकिल नेगेटिव कंप्लीट होगा तो अगला हाफ साइकिल पॉजिटिव शुरू हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू हुआ, अब इसकी पोलरिटी बदल गई, मतलब अब D1 जो नेगेटिव हो चुका था अब वो बदल के किस में चला गया, पॉजिटिव में, और D2 जो पॉजिटिव था वो बदल गया किस में, नेगेटिव में। अब ये चार्ज पार्टिकल अब निकलने के कंडीशन में है, तो क्या होगा कि ए पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल्सन क्रिएट करेगा, वही स्थिति कि उसको धक्का दिया मतलब इसकी गति को इंक्रीज कर दिया। सिमिलरली यह नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को अपने तरफ खींचेगा, तो वो क्या होगा, और गति को बढ़ा देगा। तो इसका मतलब है कि इसकी गति को इस गैप में इंक्रीज हो गया। अब पुनः से अब D2 में इंटर करेगा, तो और ज़्यादा रेडियस इंक्रीज कर और ज़्यादा समय तक इसको D2 में रहना पड़ेगा, क्योंकि फेज स्टेबिलिटी मेंटेन रखना है। तब तक यह D2 से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि अगला हाफ साइकिल मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू ना हो जाए। तो इस प्रकार से हमेशा फेज स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और इस मेंटेनेंस के लिए देखेंगे तो जितने बार गैप से होकर चार्ज पार्टिकल गुजरेगा तो डिस्क में इंटर करेगा, तो रेडियस की जो मान होगा वो बढ़ता चला जाएगा। फिर ये क्या हुआ, अब इसमें इंक्रीज किया, अब इस यहाँ पे पहुँचा है तो अब पोलरिटीज बदल जाएगा। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पहुँचा तो ये अब डिस्क हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव में बदल गया, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव बदल गया, तो फिर पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, फिर गति बढ़ेगी, और फिर ये नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फिर चार्ज पार्टिकल का जो है रेडियस और इंक्रीज कर जाएगा और एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो हम लोग एक कंसेप्ट देख पा रहे हैं कि जितने बार चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन यानी दोनों डिस्क के बीच में आ रहा है, उतनी बार उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। ये तभी संभव है जब हम फेज स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगे। तो इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते जो है फिर एट लास्ट बहुत तेज गति से चार्ज पार्टिकल जो है इस जो होल्स के थ्रू जो है वैक्यूम चेंबर से बाहर निकलेगा, और यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है, यहाँ पे टारगेट से आकर टकराएगा और पूरे एनर्जी जो है प्राप्त होगी। तो मैक्सिमम जब अंतिम ऑर्बिट में रहेगा उस समय की एनर्जी जो है बहुत हाई एनर्जी होगी। तो इस प्रकार से जो है एनर्जी को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम देखें घृणेश्वर में जो है पहला जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे जो है चार्ज पार्टिकल मतलब इस ज्योतिर्लिंग की बात करें, चार्ज पार्टिकल को हम ज्योतिर्लिंग से कंसीडर कर लेते हैं। तो घृणेश्वर में जब हम लोग दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग है लॉरेंस फोर्स एक्ट किया और फेज स्टेबिलिटी जो है काम की, और वहाँ से अब वो चार्ज पार्टिकल जो है, या हम कहें कि अगला ज्योतिर्लिंग का जो कंसेप्ट शंकराचार्य जी ने दिए थे, वो ठीक उसी प्रकार से स्पाइरल, देखिए ट्रेजेक्टरी कैसा हो रहा है, एनर्जी किस प्रकार से चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है इस प्रकार से स्पाइरल जो है मोशन परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पे भी देखिए सारे ज्योतिर्लिंग जो है ये स्पाइरल जो है इस प्रकार से जो है आपको मिलेगा, और एट लास्ट जो है आपको केदारनाथ में जो है हमें
एनर्जी जो है मैक्सिमम एनर्जी के रूप में, यहाँ पे अगर हम कहें कि टारगेट है तो यहाँ पे जो है एनर्जी आकर टकराता है और मैक्सिमम एनर्जी है। तो हर ज्योतिर्लिंग में देखिए, क्योंकि हर बार जितने बार एक गैप से गुजरा है चार्ज पार्टिकल, उतनी बार एनर्जी जो है इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पे कहें तो एनर्जी अलग है, यहाँ की एनर्जी फर्स्ट टाइम जब इंटर किया तब एनर्जी अलग है, सेकेंड टाइम जब इंटर कर रहा है तब एनर्जी गैप से हो रहा है तब एनर्जी अलग है, फोर्थ टाइम इंटर कर रहा है तब अलग है। तो इस प्रकार से सारे, अगर हम कहते हैं कि घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग की एनर्जी और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की एनर्जी, या भीमा शंकर का ज्योतिर्लिंग की एनर्जी, या त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एनर्जी, या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की एनर्जी, या काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की एनर्जी, या सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की एनर्जी, या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की एनर्जी, या केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की एनर्जी कहेंगे। तो सारे एनर्जी जो है डिफर कर रहा है हर बार जो है। और हमेशा सावधानी, अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हमें वो एनर्जी हानि भी पहुंचा सकता है। जिस प्रकार से यहाँ देखें कि यदि हम फेज स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं रखें तो चार्ज पार्टिकल की एनर्जी या एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, डी एक्सीलरेट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि हमारे भाव में, श्रद्धा में, या किसी प्रकार का जो है सोच दृष्टिकोण में यदि डिफरेंट हो, जो कि मैच ना खाता हो तो आध्यात्मिक रूप से, तो हमें वो कुछ न कुछ लॉस करते चला जाएगा। और फाइनली जब हम केदारनाथ के पास भी पहुंचते हैं, अगर हमारा भाव शुद्ध नहीं होगा, दृष्टिकोण बेहतर नहीं होगा, तो हमारी ये फेज, साइंस के टर्म में कहें तो ये फेज स्टेबिलिटी गड़बड़ होगा। तो केदारनाथ में हमें पहुंचकर भी वो फायदा नहीं मिलेगा। अगर वहीं हमारा दृष्टिकोण बेहतर रहेगा तो हर ज्योतिर्लिंग से हमें जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जुटती चली जाएगी और मैक्सिमम जो है केदारनाथ के पास पहुंचेंगे। तो उस समय जो है काफ़ी एनर्जी, जब देखिए अंतिम, जब हम कई स्पाइरल पाथ से, गैप से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन बहुत सारा एनर्जी लेकर निकलता है और इसको टारगेट पे जब अचीव करते हैं तो उस समय जो है एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने से रिलीज करता है, काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करता है। वैसे ही जो मनुष्य जो है सारे इन ज्योतिर्लिंग से पॉजिटिव एनर्जी को, फेज स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हुए, अपने भाव को सही दिशा में मेंटेन करते हुए जब एनर्जी को प्राप्त करते हैं और एट लास्ट जब वो केदारनाथ से जब एनर्जी को लेकर निकलते हैं तो दिव्य एनर्जी के रूप में पहचाने जाते हैं। तो आई होप कि ये साइक्लोट्रॉन का कंसेप्ट जो है आप आध्यात्मिक रूप से जो 12 ज्योतिर्लिंग है उससे वैज्ञानिक रूप से दोनों को अगर तुलना करें तो आप समझ पाए होंगे। यदि कोई आपको इसमें प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।